स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिस्कस किया था और आज के एपिसोड में हम राज्यसभा को डिटेल में समझेंगे। सर, राज्यसभा को वैसे तो पार्लियामेंट का अपर हाउस बोला जाता है, क्या आप उसकी कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में हमें बता सकते हैं? बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट एन एड। ये स्टडी IQ का ग्लोबल विजन है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल और इफेक्टिव बनाया जाए और यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू यानी कि P2I प्रोग्राम स्टूडेंट्स का साथ देगा, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू तक। इसमें टॉप फैकल्टीज 1-to-1 मेंटरशिप और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डेंस में प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके साथ स्टडी IQ हर स्टेज में आपका साथी होगा। फॉर ह्यूज डिस्काउंट यू कैन यूज माय कोड AVLIVE, लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। आज हम राज्यसभा को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या उनके पावर्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या वो एक इफेक्टिव पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स है, जैसे राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर लॉ फॉर्मुलेट करे। दूसरी पावर ये है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे सकती है कि आर्टिकल 312 का यूज करके एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म किया जाए जो सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन हो। नेक्स्ट स्पेशल पावर राज्यसभा की ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। राज्यसभा की नेक्स्ट स्पेशल पावर ये है कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं और उस समय अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी होती है, तो उस कंडीशन में अगर राज्यसभा इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दे तो वो प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रह सकती है। बस कुछ फाइनेंशियल मैटर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रोविजंस को छोड़कर राज्यसभा पावर्स और स्टेटस के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट लोकसभा के साथ इक्वली स्टैंड करती है। सर, क्या आप राज्यसभा की यूटिलिटी को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? राज्यसभा की वजह से पॉलिटिक्स में सीनियर पॉलिटिशियंस और स्टेट्समैन का पार्टिसिपेशन पॉसिबल होता है। दूसरी यूटिलिटी ये है कि राज्यसभा को हाउस ऑफ करेक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा केयरलेस लेजिस्लेशंस या फिर डिफेक्टिव लेजिस्लेशंस इंप्रूव करने का काम भी करती है। राज्यसभा ये भी इंश्योर करता है कि रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मिसयूज ना करे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लॉज बनाए। नेक्स्ट यूटिलिटी राज्यसभा की ये है कि राज्यसभा फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा इंटेलेक्चुअल्स और पीपल विद स्पेसिफिक स्किल्स को फैसिलिटेट भी करती है। नेक्स्ट राज्यसभा की यूटिलिटी है कि कुछ मैटर्स पर राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स भी होती है और राज्यसभा इन पावर्स का यूज करके लोकसभा की आर्बिट्रेरीनेस को हमेशा चेक में रख सकता है। सर, क्या आप राज्यसभा और लोकसभा की पोजीशन में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन से मैटर्स पर राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल स्टेटस मिलता है। पहला पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने में और उनको पास करने में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस या फिर पास करना हो तो राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर्स है। तीसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल बिल्स जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंस बिल टाइप 2, जो कि आर्टिकल 117 सबसेक्शन 3 में इंट्रोड्यूस होता है, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल स्टेटस होता है। चौथी सिमिलरिटी दोनों में ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल स्टेटस होता है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी दोनों में ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और रिमूवल में भी राज्यसभा और लोकसभा के पास कुछ इक्वल स्टेटस जरूर है। हाउएवर, राज्यसभा के पास ये पावर भी होती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रपोजल को खुद से इनिशिएट कर सकती है। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी ये है
कि अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग को रिमूव करना हो तो दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होती है। 7th पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी ये है कि प्रेसिडेंट जिन ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं तो उनके अप्रूवल में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर ऑफ स्टेटस होता है। 8th पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी ये है जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज करती है तो उसके अप्रूवल में भी लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है। 9th पॉइंट जो सिमिलरिटी दर्शाता है वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट को कंसिडर करना होता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर यूपीएससी ने दी गई कोई रिपोर्ट हो या फिर कैग की रिपोर्ट हो, इन सारी रिपोर्ट्स को कंसिडर करने के रिस्पेक्ट में दोनों हाउसेस के पास इक्वल स्टेटस एंड इक्वल पावर होती है। सर, क्या आप हमें उन प्रोविजंस के बारे में अवेयर कर सकते हैं जो ये दर्शाते हो कि राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन में अनइक्वल स्टेटस है? अनइक्वल स्टेटस बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा का पहला पॉइंट ये है कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा मनी बिल को ना तो अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है, बल्कि राज्यसभा को मनी बिल लोकसभा के पास विद इन 14 डेज रिटर्न भी करना होता है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकती है। हावेवर उसे पास करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। दूसरा पॉइंट जहां पर राज्यसभा और लोकसभा थोड़े से पावर में अनइक्वल दिखते हैं वो ये है कि अगर ये डिसाइड करना है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं तो इसकी फाइनल पावर लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के पास होती है। तीसरी कंडीशन जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स डिफरेंट दिखाई देती है वो है जॉइंट सिटिंग के केस में। जॉइंट सिटिंग के केस में लोकसभा के स्पीकर को एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फोर्थ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ग्रांट्स की डिमांड पर वोटिंग करने के केस में लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस होते हैं। 5th पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसकंटिन्यू करना हो तो ऐसे रेजोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकती है और ना कि राज्यसभा। 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि राज्यसभा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिमूव करने की पावर भी नहीं है बाय यूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा को। हावेवर राज्यसभा गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्टिविटीज को डिस्कस भी कर सकती है और क्रिटिसाइज भी कर सकती है। इसके थ्रू राज्यसभा कैन हैव अ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर, राज्यसभा के इंस्टीट्यूशन को एक्सपर्ट्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि राज्यसभा एक फेडरल चैम्बर है विथ नॉन फेडरल फीचर्स। राज्यसभा के अंदर हमें यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन तो देखने मिलता है, हमें राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी प्रेजेंस देखने मिलता है। हावेवर राज्यसभा के अंदर स्टेट्स का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने मिलता है। क्रिटिक्स का ये मानना रहा है कि राज्यसभा ने एज अ रिवीजन चैम्बर इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग देखने को मिली। क्रिटिक्स का ये भी मानना रहा कि राज्यसभा ने सेंटर में रूलिंग गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को भी इफिशिएंसी के साथ क्वेश्चनिंग या क्रिटिसाइज नहीं किया और इसी की वजह से ही बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करती। सर, जब हम लेजिस्लेशन में अपर हाउस को एनालाइज करते हैं तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? अगर ग्लोबली कुछ पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो राज्यसभा को वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर की तरह देखा जाता है एंड राज्यसभा को किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में फेडरल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। सर, जैसा अभी आपने बताया कि राज्यसभा के अंदर हमें स्टेट्स का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड रखते हैं, लेकिन क्या आप हमें उन पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट में हो? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर राज्यसभा के अंदर सभी स्टेट को अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो कुछ टाइम के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और हिस्टोरिकली बात की जाए
तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अपोज भी किया था। जब कभी किसी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के लिए किसी लेजिस्लेशन को पास करना होगा तो बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर देगी। मोreover, इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में हर स्टेट की पॉपुलेशन और टेरिटोरियल साइज डिफरेंट होता है, इसलिए राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।